फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एनटीए के नॉर्मलाइजेशन को समझना चाहते हैं कि एनटीए नॉर्मलाइजेशन क्यों करता है एंड नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं आपके, एंड अभी जो आपने रो स्कोर कैलकुलेट किया है उससे कितने मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। एंड मैं अपने मार्क्स अपना रो स्कोर बताऊंगी कि मेरा रो स्कोर कितना था, एंड जब एनटीए ने मेरे को फाइनल रिजल्ट दिया था तो उसमें मेरा फाइनल स्कोर कितना था नॉर्मलाइजेशन के बाद। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर एनटीए नॉर्मलाइजेशन करता है इससे मार्क्स काफी ज्यादा कम होते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी फिर किस बेस पर सीट की एलोकेशन करता है। एंड इसमें मैं आपको बताऊंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कितनी बार सीट एलोकेट करता है एंड किस किस बेस पर सीट एलोकेशन होती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना वर्थ इट है या नहीं है, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर हम पढ़ना चाहते हैं, हम दूसरे स्टेट से हैं, तो क्या ये वर्थ इट होगा हमारे लिए, नहीं होगा। सबसे फर्स्ट मैं आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताती हूँ कि एनटीए नॉर्मलाइजेशन क्यों करता है। देखो, आपके जो सीयूटी एग्जाम हुए थे वो डिफरेंट शिफ्ट में हुए थे, तो एनटीए ऐसा एज्यूम करता है कि कुछ शिफ्ट ऐसी रही होंगी जहाँ पेपर का लेवल काफी ज्यादा हार्ड रहा होगा, पेपर काफी ज्यादा हार्ड रहा होगा। तो एनटीए क्या करता है, जिन शिफ्ट में पेपर काफी ज्यादा हार्ड रहा होता है वहां पे स्टूडेंट को कुछ 10 to 15 मार्क्स उनके इंक्रीज कर देता है। अगर एनटीए को ऐसा लगता है कि कुछ शिफ्ट ऐसी थी जहां पर पेपर बहुत ज्यादा इजी था, मॉडरेट था, तो उस शिफ्ट के स्टूडेंट का जो मार्क्स है उनके 10 to 15 या 20-30 यहाँ तक कि 40 मार्क्स भी कम कर देता है एनटीए शिफ्ट के अकॉर्डिंग। तो एनटीए जो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस करता है ये परसेंटाइल के बेस पे प्लस शिफ्ट परफॉर्मेंस के बेस पर ही जो एनटीए नॉर्मलाइजेशन है उसको करता है। एनटीए नॉर्मलाइजेशन क्यों करता है, ताकि जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं उनमें उनमें बैलेंस हो जाए, ताकि स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो बैलेंस हो जाए एंड ना स्टूडेंट के मार्क्स बहुत ज्यादा कम हो जाए, ना स्टूडेंट के मार्क्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स जनरली सारे स्टूडेंट के बहुत कम हो जाते हैं, 10 to 15 मार्क्स कम हो जाते हैं, लेकिन मार्क्स इंक्रीज नहीं होते नॉर्मलाइजेशन से। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है, स्टूडेंट पूछ रहे थे अगर नॉर्मलाइजेशन में हमें क्या बेनिफिट होता है या लॉस होता है। तो देखो, नॉर्मलाइजेशन से आपको कोई बेनिफिट तो इतना ज्यादा होता नहीं है, लॉस जरूर होता है आपको नॉर्मलाइजेशन अगर आपका स्कोर कम होता है 10 to 15 मार्क्स। यहाँ पे सबसे ज्यादा लॉस किसको होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लॉस जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को हो जाता है, क्योंकि अगर उनका मार्क्स काफी ज्यादा ऑलरेडी कम होते हैं तो उनका 5 to 10 मार्क्स भी, अगर 15 मार्क्स भी कम हो जाते हैं नॉर्मलाइजेशन से, तो उन्हें थोड़ा सा ज्यादा लॉस होता है। वहीं अगर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, अगर उनके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट को वो लगाते हैं, तो उनको कोई बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता, क्योंकि उनके 10 to 15 मार्क्स कम हो जाते हैं, उनके लिए इतना बड़ा लॉस नहीं होता जितना बड़ा ये जनरल कैटेगरी के लिए होता है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, बाकी आपको बहुत ज्यादा लॉस भी नहीं होता एंड बेनिफिट आपको कुछ होता नहीं है। तो एनटीए कोशिश करता है कि सारे स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो बैलेंस हो जाए, एंड एनटीए नॉर्मलाइजेशन के बेस पर ही आपको जो आपका स्कोर है वो आपको देता है सीयूटी रिजल्ट में लास्ट में। यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर एनटीए मार्क्स को कम कर देता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी फिर हमें एडमिशन किस बेस पे देता है एंड कितनी एलोकेशंस होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो आपको सीट एलोकेशन करता है वो नॉर्मलाइजेशन के बेस पर ही करता है। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने 3 राउंड लाते हैं, जिसमें 3 राउंड में आपको सीट एलोकेशन होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर हम फ्रेजेस को समझना चाहें तो फर्स्ट फ्रेज दिल्ली यूनिवर्सिटी जब आपके रिजल्ट आने के बाद ओपन करेगा, फर्स्ट फ्रेज में आपको सारी ही डॉक्यूमेंट डिटेल देनी होती है अपनी, एंड सेकंड फ्रेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहां आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट फिल करनी होती है। प्रेफरेंस लिस्ट ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर एक स्टूडेंट के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और वो बहुत अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट उसने नहीं बनाई, प्रेफरेंस लिस्ट में उसने गड़बड़ की है, तो उसने कितना भी अच्छा स्कोर क्यों ना किया हो, उसे टॉप कॉलेज और एवरेज कॉलेज भी नहीं मिलता। वहीं अगर स्टूडेंट उसके काफी ज्यादा एवरेज और लो मार्क्स आए हैं, अगर वो प्रेफरेंस लिस्ट बहुत स्मार्टली तरीके से बनाता है तो उसके स्कोर एवरेज आया होता है, तब भी उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप और एवरेज कॉलेज बहुत इजीली मिल जाता है। तो प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपको एडमिशन दिलाने में दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो रिजल्ट के बाद जो आपको बचा सकती है वो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट ही होती है, जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप और एवरेज कॉलेज दिलाने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलोकेशन की बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 राउंड में सीट एलोकेट करता है। फर्स्ट राउंड में दिल्ली यूनिवर्सिटी, फर्स्ट राउंड में अगर आपके मार्क्स बहुत ज्यादा एवरेज हैं, मार्क्स एवरेज टू टॉप मार्क्स हैं, तो आपको फर्स्ट राउंड में ही सीट मिल जाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस के जो टॉप कॉलेजेस होते हैं वहां पे फर्स्ट राउंड में बहुत ज्यादा स्टूडेंट को टॉप और एवरेज मार्क्स पे कॉलेजेस मिल रहे होते हैं। वहीं अगर आपके बहुत ज्यादा लो स्कोर है तो आपको फर्स्ट राउंड में दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीट नहीं मिलती, फिर आपको सेकंड राउंड का वेट करना होता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी फिर सेकंड राउंड लाता है, सेकंड राउंड में फिर आपको सीट एलोकेशन होती है, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज मिलता है, उसे आपको एक्सेप्ट करना होता है, उसके बाद आपको फी पेमेंट करनी होती है उसी कॉलेज की। एंड अगर यहाँ पे आपके कोई भी डॉक्यूमेंट
रॉन्ग होते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसे होता है कि आपके डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, तो डॉक्यूमेंट की वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर आकर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। कई अगर उनकी मार्कशीट में करेक्शन है या कुछ भी, अगर उनका कोई फोटोग्राफ ब्लर है, कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, कैटेगरी सर्टिफिकेट उन्होंने लगा दिया है बट कैटेगरी सर्टिफिकेट वो टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड नहीं करवा पाए, तो इसकी वजह से भी उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो डॉक्यूमेंट भी आपको सही से अभी से रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो मेरी अपकमिंग वीडियो आएगी मैं आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट दूंगी, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अभी से ही प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला होता है वो आपके डॉक्यूमेंट को चेक कर देता है एंड आपको फी पेमेंट के बाद वो कॉलेज मिल जाता है, एलोकेट हो जाता है। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी सेकंड राउंड देता है आपको। अगर आपको ये कॉलेज पसंद नहीं आया तो आप सेकंड राउंड में जा सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेकंड राउंड की सीट एलोकेशन करता है, तो जिन स्टूडेंट को एवरेज मार्क्स होते हैं या लो मार्क्स होते हैं, फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली होती, उन्हें सेकंड राउंड में सीट मिलती है एंड कॉलेज यहाँ पे अपग्रेड भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट को प्रेफरेंस लिस्ट के 3rd नंबर का कॉलेज मिला तो सेकंड राउंड में उसे 1st नंबर का या 2nd नंबर का कॉलेज मिलने का काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे कॉलेज अपग्रेड भी होते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कुल अपने 3 राउंड लाता है, कभी कभी ज्यादा भी कर देता है, कभी कभी 2 राउंड भी कर देता है एंड इसके बाद स्पॉट राउंड आता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्लास 12th के मार्क्स के बेस पर भी एडमिशन देता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर आप क्लास 12th के मार्क्स के बेस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको कोई ज्यादा टॉप कॉलेज या एवरेज कॉलेज नहीं मिलता, क्योंकि जब तक 3rd राउंड आता है सारे कॉलेजेस जो टॉप और एवरेज कॉलेज होते हैं वो फुल हो चुके होते हैं एंड लास्ट में आपको जो ऑफ कैंपस के लो लेवल के कॉलेज होते हैं वो बचे हुए होते हैं, वो आपको क्लास 12th के मार्क्स के बेस पे मिलते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको क्लास 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन नहीं लेना, आपको स्पॉट राउंड तक नहीं जाना, आपको फर्स्ट या सेकंड राउंड में ही सीट लेनी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज एलोकेट करवाना है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट, तो उसे बहुत अच्छे से बनाना। एंड जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि दी अगर हम किसी अदर स्टेट में रहते हैं और अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं पढ़ने, तो क्या ये हमारे लिए वर्थ इट होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना, यहाँ पे पीजी में रहना या दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहना काफी ज्यादा कॉस्टली और एक्सपेंसिव होता है। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के टॉप कॉलेज मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल हिंदू, हंसराज, एलएसआर, मिरांडा हाउस जैसे आपको टॉप कॉलेज मिल रहे हैं, तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना और पढ़ना दोनों ही वर्थ इट होगा। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा लो लेवल के कॉलेज मिल रहे हैं ऑफ कैंपस के, फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्स करने के लिए आ रहे हैं, कुछ भी पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो वो इतना ज्यादा वर्थ इट नहीं होगा। बट अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एवरेज और टॉप कॉलेज मिल जाता है, तो ऑफकोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके लिए वर्थ इट है। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना चाहिए और ले लेना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज, अगर आपको फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में टॉप कॉलेज और एवरेज कॉलेज मिलता है। तो जितनी भी कंफ्यूजन थी आपके माइंड में और जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने उनका रिप्लाई करने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है कि एलोकेशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है एनटीए का। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपके बहुत ज्यादा एवरेज और लो कॉलेज हैं तो प्रॉपरली प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हैं एग्जैक्टली। एंड मैंने पॉलिटिकल साइंस बीकॉम ऑनर्स की फ्री प्रेफरेंस लिस्ट भी प्रोवाइड की है स्टूडेंट्स को, ताकि आप जो पे करके प्रेफरेंस लिस्ट बनवाते हैं आप पहले खुद से भी सीखें कि एग्जैक्टली प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हैं, क्योंकि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 से 4 साल पढ़ना है उसी कोर्स में, उसी कॉलेज में जो आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डालेंगे। तो प्रेफरेंस लिस्ट में एक एक कॉलेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो किस सीक्वेंस में होगी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट। तो कैसे प्रॉपरली प्रेफरेंस लिस्ट लो और एवरेज मार्क्स में बनाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।